हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। यूपीएससी 2025 स्कैम क्या है ये, कैसे हुआ, क्या एलिगेशन है एस्पिरेंट्स के और कौन उन्हें जस्टिस देगा, क्या क्या चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, क्या सही है क्या गलत, हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि मई 2025 में 25 मई 2025 को संपन्न हुआ था। उसके बाद 11 जून को इसका रिजल्ट प्रकाशित होता है। रिजल्ट आते ही हजार प्रकार के एलिगेशन यूपीएससी पे लगने लगते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या गड़बड़ी हुई, क्या धांधली हुई, क्या वास्तविकता में ये स्कैम है या सिर्फ कंट्रोवर्सी है? तो हम इन्हीं जितने भी कंसर्न हैं, खासकर स्टूडेंट के लिहाज से, हम इन सभी को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। कल वाली क्लास में हमने बताया था, 4 स्टेप प्रोसीजर बताया था कि क्या क्या हो सकता है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों के जो कमेंट्स आए, उनका कहना है कि सर मेरा स्कोर बहुत अच्छा था, 90 प्लस था, फिर भी मेरा नहीं हुआ, क्या ऐसे कारण थे? और कुछ का कहना था कि एग्ज़ाम भवन में जब हम एग्ज़ाम सेंटर्स में अपने क्लासरूम के अंदर गए, तो भाई 30 मिनट के पहले आपको जाना होता है, एग्ज़ाम शुरू होने से 30 मिनट पहले आपको क्लासरूम के अंदर होना होता है। तो कुछ बच्चों का कहना था कि कोई बच्चा 10 मिनट पहले आ रहा है, कोई 5 मिनट पहले आ रहा है, और तो ये क्या प्रोसीजर है? दूसरी बात, अगर 90 प्लस आ रहे हैं और सी सेट में भी वो 66 नंबर ला रहा है तो उसको क्लियर होना चाहिए। मेरिट कितना भी जाएगी, 85 जाएगी, बहुत ज़्यादा जाएगी, तो इससे ज़्यादा जाएगी नहीं। तो वास्तविकता क्या है? तो वास्तविकता कहीं यूपीएससी के इर्द गिर्द ही छुपी हुई है। कुछ का जब रोल नंबर्स देखे गए तो कुछ कॉलेजों में क्या हुआ, सीरियल से 3-4 रोल नंबर हुए, है ना। मान लिया 1101 हो गया, 1102, 1103, इस तरह से रोल नंबर हुए। तो सबके अलग अलग रीजन्स हैं, सबके अलग अलग कारण हैं, लेकिन समस्या ये है कि अगर अभ्यर्थियों की दृष्टि से देखें तो ये सीरियस एलिगेशन है। अगर कोई बच्चा दावा कर रहा है कि उसके 90 प्लस हैं, सी सेट में वो क्वालिफाई कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि उसने सिर्फ कोचिंग की आंसर की से ही मार्क किया होगा। हजार प्रकार की चीज़ें हैं, यूट्यूब है और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं, एआई टूल्स है, चैट जीपीटी है, इनके माध्यम से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं है। रही इंटरप्रिटेशन की बात, तो इंटरप्रिटेशन भाई वही करोगे ना जो चीजें अवेलेबल है। आप ऐसा थोड़ी ब्रह्मांड के बाहर से इंटरप्रिटेशन करने लगोगे कि आप नहीं, आपको गलत करना ही करना है। तो हर बार ऐसा होता है, जब भी कोचिंग की आंसर की आती है, 2 4 5 10 क्वेश्चन का एक वेरिएशन होता है यूपीएससी की आंसर की में और कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की में। तो ये तो एक बड़ी बात नहीं है, बड़ा कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर कोई दावा कर रहा है कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं फिर भी मेरा नहीं हो रहा है, तो भाई सीरियस एलिगेशन है और बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात कि यूपीएससी बार बार अपने आप को डिवाइन इंस्टीट्यूट, है ना, सबसे बेहतर एग्जाम प्रणाली कहती है। तो भैया जब भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, सपोज कि मान लिया 25 मई को प्रीलिम्स हुआ, 11 जून को रिजल्ट आता है, तो आपको हफ्ते के भीतर कम से कम प्रीलिम्स के कट ऑफ अंक और प्रीलिम्स की आंसर की तो जारी कर देनी चाहिए। इसमें क्या ही बड़ा इशू है भाई? आप 340 दिन लेते हैं, लास्ट में फाइनल रिजल्ट के हफ्ते भर बाद आप आंसर की जारी करते हैं, कट ऑफ अंक जारी करते हैं। तो आप एक होल प्रोसेस के जारी करते हैं ना, प्रीलिम्स के, मेंस के, देन इंटरव्यू के। आपको चाहिए कम से कम प्रीलिम्स का कट ऑफ अंक, उसके अलावा आपको कम से कम आंसर की जारी कर देनी चाहिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे एग्जाम में किसी न किसी वजह से असफल हो गए हैं। तो उनको नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करने में थोड़ा आराम हो जाएगा। और नहीं, ये बच्चे भटकते रहते हैं और लास्ट में जब मान लिया 24 में को अगला प्रीलिम्स है, ओके, और उसके 10 दिन पहले फाइनल रिजल्ट आता है या फाइनल कट ऑफ जारी होता है, तो ये बच्चे क्या ही कर लेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे, क्या चीजें करेंगे? तो ये सीरियस है, ये सीरियस कंसर्न है बच्चों का, और यूपीएससी को इस पर ध्यान देना ही चाहिए जितना भी है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी है कि भारत के जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, वहां पर समस्या यही है कि वो अपने लिहाज से सारी चीजें उचित ठहराना चाहते हैं, आपके लिहाज से नहीं। स्टूडेंट पिसता रहता है, चाहे यूपीपीएससी का हाल ले लो, चाहे यूपीएससी का हाल ले लो, या बीपीएससी का हाल ले लो, ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जो भी एग्जाम प्रक्रिया में, चाहे एसएससी का एग्जाम कराने वाला हो, नीट एग्जाम कराने वाला हो, आईआईटी, सब में कहीं ना कहीं कोई दूध का धुला नहीं है, सब में एलिगेशन लग रहे हैं और हर जगह बच्चों की गलती क्यों ठहरा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चा गलत है,
गलती तो आप भी कर रहे हो, और गलती भाई उनका जो अधिकार है, उन्होंने एग्जाम दिया, उन्होंने 2 साल प्रिपरेशन करी, उसके बाद उनको कट ऑफ अंक अपने पता होने चाहिए कि नहीं मेरिट कितनी कट ऑफ गई है और मेरे अंक कितने आए हैं। तो ये जो आप लास्ट में प्रोसेस करते हो ना, ये प्रोसेस आप पहले कर सकते हो, कम से कम इतना तो रिफॉर्म्स कर ही सकते हो, इसमें कोई बड़ा इशू मुझे समझ में नहीं आता। अब यूपीएससी ऐसा क्यों नहीं करना चाहती, इसका भी सुन लो। यूपीएससी चाहती है कि फाइनल में देंगे तो ये प्रीलिम्स वाले तब तक शांत हो चुके होंगे, मेंस वाले तब तक शांत हो चुके होंगे, ना कोई केस होगा ना कोई बखेड़ा होगा, सब आराम से निपट जाएगा। सॉरी। इन केस प्रीलिम्स का मान लिया एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आता है, देन यूपीएससी उसकी आंसर की और कट ऑफ अंक प्रकाशित करती है ना, तो बहुत सारी आपत्तियां होंगी जिससे यूपीएससी का वर्कलोड बढ़ेगा। तो इस वजह से शायद यूपीएससी जारी न करता हो, लेकिन ये गलत है। अब कोर्ट की बात करते हैं कि अगर इस परीक्षा को री एग्जाम में कन्वर्ट करना है या री रिजल्ट प्रकाशित करना है या जांच करवानी है, तो इसके लिए एक बड़ा लंबा रास्ता है, आप कोर्ट का रास्ता खटखटाएंगे, ठीक है, कोर्ट जाएंगे तो उससे कॉस्ट बेनिफिट निकलेगा नहीं। मैंने कई ऐसे सालों से, लगभग 2012 से लेकर के 2025 तक का देखा है कि बहुत सारे एग्जाम ऐसे हुए हैं, जैसे पूजा खेड़कर का मामला देख लूं ना, क्या हुआ, कुछ भी कंफर्म नहीं, यूपीएससी ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। उसके बाद पूजा खेड़कर के बाद रवि सिहाग का मामला, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाला फंसा, हिंदी माध्यम से बेस्ट थे, 2018, 2019, 2020 में इनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, और 2021 में इन्होंने आउटस्टैंडिंग सफलता हिंदी माध्यम से प्राप्त करी और 17वीं रैंक हासिल करी, ठीक है। तो एमपी कैडर मिला हुआ है इनको, इनको माना जाता है कि इन्होंने ईडब्ल्यूएस फेक सर्टिफिकेट बनवाया, क्या सही है क्या गलत है, यूपीएससी इस पर भी मौन है। जब भी ऐसा लगता है कि यूपीएससी ने, जैसे इस बार जिलेवार रिजल्ट प्रकाशित किया, तो जब इतना सब कुछ कर रहे हो तो कट ऑफ जारी करने में कौन सी आपको प्रॉब्लम हो रही है। या 15,000 बच्चे हैं, मान लिया प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, 2.5 लाख बच्चे एग्जाम अटेंड करते हैं, तो इनकी मार्कशीट बन गई होगी। भाई जब आपने रिजल्ट प्रकाशित कर दिया तो ऐसा तो है नहीं इनकी मार्कशीट नहीं बनी होगी, इनके अंक नहीं बने होंगे, तो इनके कम से कम अंक पता होने चाहिए। कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है नेक्स्ट ईयर, वो किन चीज़ों पे ध्यान दे, कहाँ पर उसने प्रीलिम्स में गलती करी थी, कम से कम ये तो पता होना चाहिए। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, और ये सिर्फ यूपीएससी की नहीं है, अदर स्टेट पीएससी जितने हैं, चाहे बीपीएससी हो, यूकेपीसीएस हो, राजस्थान का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला हो, हर जगह पर यही कामोबेश स्थिति चल रही है। कोई भी अपने में रिफॉर्म्स लाना नहीं चाहता, ना तो सरकार के स्तर पर और ना ही यूपीएससी स्वयं के स्तर पर, बस करप्शन करप्शन करप्शन, और उसकी भेंट चल रहे हैं लाखों लाख विद्यार्थी। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी करीब 2 महीने पहले, और मैंने बताया था कि लगभग 12 लोक सेवा आयोगों में लगभग 40 लाख बच्चे एग्जाम पैटर्न, एग्जाम प्रोसेस, एग्जाम लेने के तरीकों से बर्बाद हो गए, और अभी तक जांच चल रही है। जैसे आज का मामला देखो, न्यूज़पेपर में है कि 2012 से लेकर के 2012 से लेकर के 2016 के बीच में जो भी भर्ती प्रक्रिया यूपीपीएससी द्वारा हुई, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, उनकी सीबीआई जांच चल रही थी, और सीबीआई जांच में अब पता लग रहा है कि आयोग कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो धांधली हुई है। दूसरा, ये आयोग क्या करते हैं, जैसे मान लिया प्रीलिम्स हो गया आपका, प्रीलिम्स होने के बाद ये सारा डाटा फीड कर लेते हैं कंप्यूटर पर, उसके बाद कॉपियां जला दी जाती हैं, ठीक है, कॉपियां आके हवाले कर दी, आपका एक सोर्सो खत्म। अब अगर आयोग से कहोगे कि नहीं हमारी कॉपियां दिखाई जाएं, तो वो तो मुश्किल है, आयोग सीधा सा दो टूक जवाब देगा कि हमारे पास ऑफिस की व्यवस्था नहीं थी, रखने की स्टोर करने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमने डाटा फीड करके सब कुछ हटा दिया। बस सीधी सी बात, हम क्या कर लेंगे, हम भटकते रहेंगे। और ये एक नहीं, हजारों केस हुए, चाहे वो अटेम्प्ट को लेकर के हो या अन्य प्रकार के हो, हजारों केस हुए। तो कोई ये कहे कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के रास्ते जा करके चीजें दुरुस्त करवा लेंगे, तो नहीं, मुश्किल है ना। आरटीआई का जवाब मांगो तो यूपीएससी ये कह के वापस कर देता है कि नहीं ये हमारे अधिकार का मामला बन जाता है ना, हम आरटीआई के माध्यम से आपको जवाब नहीं दे सकते। तो हजारों तरह की चीजें हैं। अब जो फ्रंट पे बात निकल के आती है, तो रिफॉर्म्स तो होने से रहा, क्योंकि ये खुद नहीं चाहते कि हम ऐसा करें, क्योंकि इनकी जो
पकड़ हो जाएगी, ढीली हो जाएगी। दूसरा, सरकार क्या करे, सरकार के स्तर पर भी कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। खासकर जब से बीजेपी सत्ता में आए तो मुझे लगा था हिंदी माध्यम को लेकर के या लोकल लैंग्वेज को लेकर के ये थोड़ा सा काम करेगी, इसने वो भी ध्यान नहीं दिया, है ना। और ये इंस्टीट्यूशन वैसे कि वैसे जैसे 2014 के पहले थे, 2014 के बाद भी वैसे ही चल रहे हैं, बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ नहीं। लैंग्वेज इशू है, ठीक है, खासकर हिंदी पट्टे के बच्चे जिन्होंने छोटे छोटे स्कूलों से, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, प्राइमरी से पढ़ के किया है, जहां पर एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों की होती है या अपर मिडिल क्लास और हाई क्लास के बच्चों की होती है। तो भाई कंपटीशन इनके लिए बराबर कैसे हो सकता है? सिर्फ रिजर्वेशन काफी दे देना तो काफी नहीं है, आप कम से कम वो बच्चा compete कर सके ऐसे एग्जाम प्रोसेस को बनाइए। एग्जाम, भाई क्या दिक्कत है आपको, इंग्लिश में आप पेपर छापते हो, उसके बाद उसका गूगल ट्रांसलेट कर देते हो। अगर भाषाओं में आपके पास इतना वर्क फोर्स नहीं है कि अगर हिंदी भाषा में पेपर को छापा जा सके, फिर वही कहोगे कि नहीं बच्चा इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहा है। तो जरूरी है, कोई भी आईएएस बनेगा उसको जिस जिले में पोस्टिंग मिलेगी या जिस स्टेट में उसका कैडर अलॉट होगा, उस स्टेट की लैंग्वेज के हिसाब से उसे काम करना पड़ेगा। और लैंग्वेज की क्लासेस तो होती हैं ट्रेनिंग के दौरान, तो वो तो इशू है नहीं। दूसरा, इंग्लिश जो है सिचुएशन बेस्ड लैंग्वेज है, कि मतलब अगर आपकी सिचुएशन, मतलब आप उस तरह के लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप देहात में, गांव में, आसपास के लोग वहाँ जहाँ जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा आपकी अच्छी होगी, इसमें क्या ही कोई दिक्कत है। और फिर मेंस में आपने इंग्लिश के पेपर को रखा ही है कंपलसरी पेपर में, उसमें बच्चे पास जो हो जाते हैं उनका आगे प्रोसेस होता है, अन्यथा प्रोसेस नहीं होता। तो इंग्लिश को लेकर के इतना बर्डन क्यों? हिंदी ऐसी छापते हो, जब पेपर मेंस का पेपर देखो कि या इंग्लिश का पेपर देखो तो इतना जमीन आसमान का अंतर होता है। और ये सिर्फ यूपीएससी का नहीं, एनटीए का भी यही प्रोसेस है, यूजीसी का भी यही प्रोसेस है। सब भैया अंग्रेज बने घूम रहे हैं। बस या तो आप अपने शिक्षा पैटर्न को बदलिए, या बेसिक से लेकर के हायर एजुकेशन तक सब में यही कर दीजिए कि नहीं भैया अब हिंदी में कोई काम नहीं होगा, सब इंग्लिश में होगा, तो अब इंग्लिश कंपलसरी कर दो, है ना। अगर बच्चों को आप पढ़ाओगे नहीं, उनको उनका बेसिक बैकग्राउंड मजबूत नहीं करोगे, तो कैसे उनका काम होगा? वो बेचारे फेल होते रहेंगे। और मेरा सबसे बड़ा कंसर्न जानते हो क्या है? कि ये कोचिंग वाले, ये न्यूज़पेपर वाले, रिक्शे वाले का बना बेटा, रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस, गरीब का बेटा बना आईएएस, ये एक दो मामले जो छाप के इतना हाईलाइट कर देते हैं ना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और जो लाखों बच्चे फेल हुए हैं उनकी कोई बात नहीं करता। इसी समाज से, इसी रिक्शे वाले का बेटा, कोई मास्टर का बेटा, कोई किसान का बेटा, हजारों हजार बच्चे फेल होते हैं। 2-4-5 साल में एक आधा ऐसा मामला आ गया कि किसी रिक्शे वाले के बेटे ने मेहनत करके, ये एक्सेप्शन है भाई, ये 100% एक्सेप्शन है। ये सब अगर ऐसा होता, इतना रिलाय होता, इतना लायबल होता, तो हर रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन सकता था। सब क्यों नहीं बन पाया? और मेहनत में प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी माध्यम का बच्चा जितनी अधिक मेहनत करता है शायद ही उतनी अच्छी मेहनत कोई करता होगा, लेकिन वो प्रक्रियागत खामियों की वजह से उसका एग्जाम नहीं हो पाता। आई बात समझ में? तो यहां पर मैं एस्पिरेंट्स की गलती तो नहीं मानूंगा, एक टाइम पे मैं भी एस्पिरेंट्स रहा हूं और इन चीजों का शिकार हुआ हूं, मैं बुरी तरह से शिकार हुआ हूं, ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक यहां पर समझ में आता है कि नहीं आपके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो, चाहे मेंस का एग्जाम हो। आंसर, मॉडल आंसर जो दिए जाते हैं हिंदी माध्यम के बच्चों की कॉपी चेक करने के लिए, जो मॉडल आंसर बनाए जाते हैं मेंस के, वो भी इंग्लिश में आते हैं। अब इंटरप्रिटेशन करने में दिक्कत तो होती होगी। कैसे आप मान सकते हो कि प्रक्रिया आपकी बहुत अच्छी है? या तो आप ये कर दो कि इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से पेपर बनेगा, हिंदी मीडियम और अदर रीजनल लैंग्वेज के लिए अलग से पेपर बनेगा, लेकिन इतना वर्कफोर्स आपके अंदर दम नहीं है। तो प्रक्रिया को ऐसा इजी बनाओ। मेरिट इतनी कम क्यों जा रही है, उसका क्या कारण है? इतनी कम इसलिए जा रही है कि आप क्वेश्चन पेपर को ही ऐसा हवा बनाए दे रहे हो। नहीं, कोई भी एग्जाम भाई 40% पे कट ऑफ हुआ जा रहा है, 45% पे कट ऑफ हुआ जा रहा है, 60% नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसा क्या है? ठीक है, ऐसा कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर रहा है। फिर जब आप लास्ट में साल भर बाद जब कट ऑफ अंक जारी करते हो, तो आप बताते हो कि नहीं 3 क्वेश्चन हमने डिलीट किए थे, 2 क्वेश्चन को हमने चेंज किया था,
तो कुल मिला के 97 क्वेश्चन पे आपने मेरिट बना दी। तो ऐसे ये सब कहीं ना कहीं नुकसान किसी न किसी बच्चे को ही पड़ता है, इसका फर्क कहीं ना कहीं किसी बच्चे को ही पड़ता है। अब दो चीजें हैं कि आंदोलन करें, कोर्ट जाएं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आंदोलन करने से बहुत कॉस्ट बेनिफिट है नहीं, 2-4 दिन का हो हल्ला होगा, कोई कमेटी बनेगी, जांच करेगी, फिर कमेटी में वही लोग होंगे जो पहले करप्शन कर रहे थे, उसका कॉस्ट बेनिफिट है नहीं। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि 2026 के लिए जिनका स्कोर 90 या 70 प्लस रहा है इस बार 2025 के प्रीलिम्स में, है ना, उनको थोड़ा सा और एफर्ट खासकर स्टैटिक पोर्शन में, उसके अलावा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो और इको, ये 4 सब्जेक्ट पर फोकस बनाइए, करंट अफेयर्स पर ठीक से काम करिए, आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, ये 100 तक आपका पहुंच सकता है। ठीक है। दूसरा, शीशेट को लेकर के जो मिस अंडरस्टैंडिंग है कि शीशेट उसी वक्त पर तैयार कर लेंगे, मेरे हिसाब से शीशेट में 3 सेगमेंट है, हिंदी है, सॉरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, मैथ है और रीजनिंग है। इन तीनों को अभी से करना शुरू करो, प्रैक्टिस में रहेगा तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होती चली जाएंगी। अब जो कर रहा है स्टेटमेंट कंक्लूजन, जो भी चीज़ें हो रही हैं, अब क्या ही कर सकते हो। अगर प्रक्रिया पे भरोसा उठ गया तो आपको तैयारी करने में मज़ा नहीं आएगा, आपको तैयारी करने में मन नहीं लगेगा। तो अगर कोई संस्थान या कोई व्यक्ति या बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि नहीं इस रिजल्ट को, इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा चैलेंज किया जाए, तो करने में कोई बुराई नहीं है ना। सही गलत हो सकता है, चीज़ें कम से कम पता लग जाएंगी कि नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और अगर गलत हुआ तो बेनिफिट है, हालांकि चांसेस थोड़ा कम रहते हैं। तो बाकी सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि जो हो रहा है या जो कर सकते हैं वो करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो शांत होकर बैठिए और अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, खासकर अदर एग्जाम के लिए जो 24 मई को है। अभी से स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।